अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवां हफ्ते का पहला हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ दे रही हैं नाजिया बेग और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेपनाह करम और आपकी बेशुमार दुआओं के साए तले हम सब की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये पिछले दिनों मुझे जो थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अल्लाह की रहमत से और आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक ना यार, हम सोना खजा के वास्ते ठहर जाओ, सीरियस टाक हो रही है यार शुक्रिया तो संजीदा होकर अदा करो। नाजरीन, अल्लाह जानता है मैं बिल्कुल रमजान के महीने में आपको ठीक बताने लगा हूं कि इस जो तकलीफ की वजह से मुझे जो तकलीफ उठानी पड़ी है वो तो एक साइड पे कर दे। मुझे इस तकलीफ की वजह से जो खुशी हासिल हुई है वो शायद जिंदगी में कभी ना हासिल हो सकती। खुशी कि मुझे इस बीमारी ने ये बताया कि यार लोग हमसे कितना प्यार करते हैं। ईमान से जिस तरह लोगों ने पूरी दुनिया से मुझे दुआएं दी हैं, मैं तो अपना आप बेच के भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। मुझे लोगों के मैसेजेस और मेल्स मौसूल होती रही। तुम्हें क्यों यार मसूल हुई है? और तुम तो आराम से चौड़े होके लेटे हुए थे हॉस्पिटल में। तुम्हें यार जो बंदा बीमार है वो खुद मसूल करे, तुम्हें भी बीच में मसूल कर रहे हो। लोगों को जवाब देता रहा मैं। लोग इतने परेशान थे, पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में मैसेजेस, मेल्स, और वाकई बिल्कुल यूं लग रहा था जैसे लोगों का कोई अपना फैमिली मेंबर जो है वो इस तकलीफ से गुजर रहा है और इसको पता भी नहीं था। ये हॉस्पिटल में बैठा वही रोगनी, नान, कुलचे सब कुछ खा रहा था। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, फिक्की हांडी खिला खिला के मेरा हाशिर कर दिया, कह रहा रोगनी नान। ये जो वहां पे करता रहा है, मुझे अल्लाह जानता है इतना गुस्सा चढ़ा इस पे कि यार ये तो वाकई मेरा सख्त दुश्मन है। क्यों, क्या हुआ? मैंने खुद सुना, डॉक्टर को कह रहा था कि डॉक्टर साहब ये के दिल में से जो जो निकला है वो पैक करके मुझे दे दे, मैं परजाई को दे आऊं। पता नहीं बीच में से क्या निकला हो। मैं बताता हूँ क्या, कसम तो मैं बताता हूँ क्या निकला। नहीं, भाभी की फरमाइश थी कि इसके दिल में क्या क्या जरा पता तो कर पाओ। हमने बकायदा इसका दिल की जो तस्वीरें थी वो स्कैन की। निकला क्या? वही रोगनी, नान, बिरयानी। तो ठीक है ना, गरीब आदमी के दिल से ऐसी चीजें निकलती हैं, अमीर आदमी के तो मैदे से निकलती है। जबरदस्त। वेरी वेल सेड। गरीब आदमी बेचारा तो दिल में ही लेके फिर रहा होता है कि कभी रोगनी नान खाएंगे, खद खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, सिरी पाए खाएंगे। और कुछ गरीब तो बेचारे ये सोचते भी नहीं, उनके दिल में भी नहीं होता। मेरे जैसे जो होते हैं ना, जिनके चंद पेंट कोट वाले अमीर लोग दोस्त होते हैं, वो किसी दावत में उनके घर जाके खाते हैं कोई रोगनी नान या कोई चरका शरका, बाद में सारी जिंदगी वो दिल में लेके फिरते रहते हैं, यार कभी चरका खाएंगे बड़ा लजीज होता है, रोगनी नान यार बड़ा कमाल होता है, वो खाएंगे। ये बड़ा जिंदगी का जबरदस्त खूबसूरत फलसफा है। अल्लाह ताला जिनको नेमत एक दफा अता करता है, उस नेमत के छिन जाने का जो खौफ है ना, वो उससे ज्यादा अजियतनाक होता है। ये देख लो तुम अपने सियासतदान, एक दफा हुकूमत के मैये ले लेती हैं जब प्रोटोकॉल के, गाड़ियों के, हूटरों के, उसके बाद फिर जान ही नहीं छोड़ते उसकी। कहते हैं कि खुदा ये हूटर वाली गड्डी के पीछे पीछे रखना। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बिल्कुल ये ईमानदारी के साथ ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है, अगर हम अपने यहाँ इक़्तिदार की लज्जत को, यानी इक़्तिदार की चमक को, हुकूमत की चमक दमक को, इख्तियारात को, ये जो सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के नाम पर हुक्मरानों को जो दिमाग ख़राब कर देने वाला प्रोटोकॉल होता है, इख्तियारात, बेशुमार इख्तियारात, ये अगर कम कर दें ना, यानी अगर हुकूमत की लज्जत को कम कर दें, इक़्तिदार की चमक को कम कर दें, तो बहुत सारे मसले हमारे हल हो सकते हैं। हमारा बुनियादी मसला ये है कि दुनिया में कितने मुल्क होंगे जहाँ के वज़ीर आज़म को, सदूर को, वज़ारा को इस कदर, यानी इतने तमतराक के साथ इतने यानी ज़बरदस्त किस्म के प्रोटोकॉल मिल रहे हैं, इख्तियारात मिल रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि इंसान क्या, किसी दरवेश कामिल को भी इस कदर इख्तियारात दे दिए जाएं एक दिन के लिए, वो एक नई दुनिया में दाखिल हो जाता है। मैं भी देखा है, राजा परवेज अशरफ साहब जब वजीर आजम बने हैं, एक दिन पहले उनके अहले खाना की जिंदगी क्या थी, अगले दिन उनकी जिंदगी बिल्कुल एक तिलिस्म में होशरुबा, एक नई दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। बस वो जब वो नई दुनिया में दाखिल होते हैं, फिर वो उस दुनिया से अलग होने का जो तसव्वुर है वो भी उनके लिए मौत है। हाय हाय हाय, वाकई प्रोटोकॉल तो दिमाग हिला के रख देता है। तुम तो वजीर आज़म के प्रोटोकॉल की बात कर रहे हो ना,
जब अस्पताल में मुझे 5-6 बंदे लेके जा रहे थे ना बेड के ऊपर, साथ ये भी जोर लगा रहा था, तो मेरा दिमाग खराब हो रहा था। अच्छा। कि देखो कितने कितने बड़े एंकर मुझे प्रोटोकॉल दे रहे हैं। पूरे अस्पताल का चक्कर लगा के जब बड़े डॉक्टर सरवर साहब के पास पहुंचे हैं ना, तो मैं तो डॉक्टर साहब से कहने लगा था, डॉक्टर साहब 3-4 चक्कर और लगवा दो बस, आपकी मेहरबानी, और इसको कहें कि मंजी के आगे आगे करता जाए। ये जो ये हूटर की आवाज, यही हमारे हुक्मरानों के दिमाग की चूल्हे हिला देती है। Exactly. यकीन करो, कभी इस बात पे गौर करने की कोशिश तो करो कि यही जो इक़्तिदार की लज्जत है, यही जो प्रोटोकॉल का तमतराक है, यही इंसान का दिमाग खराब करता है। सबसे पहले जो नफ्स पे हमला होता है वो इसी तरफ से होता है ना। यार मैं तुम्हें को मजाक नहीं कर रहा, ईमान से बीमार बंदा भी ये फील कर रहा होता है कि मुझे क्या प्रोटोकॉल में। फिर यही जो प्रोटोकॉल होता है सिक्योरिटी के नाम पर हो, जो इक़्तिदार की लज्जत और चमक है, फिर यही जो चमक है यही इक़्तिदार से चिमटे रहने की, चिपके रहने की ख्वाहिश पैदा करती है, और ये इस ख्वाहिश की तकमील के लिए इंसान हर हद से गुजर जाने के लिए बेताब हो जाता है, करप्शन करता है, ताकि आइंदा दोबारा इसी इक़्तिदार की ये जो जादू नगरी है इसमें किसी ना किसी तौर पर दाखिल हो जाए। फिर उसके अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करता है कि मेरे बाद मेरी जो औलाद है वो इस तिलिस्मे होशरुबा की मालिक बन जाए। इसी इतना यानी इंसान के दिमाग खराब कर देने वाली बातें हैं ना सारी। और फिर इसी खराब दिमाग का नतीजा होता है ना कि ये जो आंखों को खीरा कर देने वाली इक़्तिदार की चमक होती है, इंसान की ख्वाहिश होती है कि ये किसी ना किसी तौर पर बरकरार रहे। फिर इसी चमक को बरकरार रखने के लिए इंसान तमाम जो असूल और ज़ाब्ते हैं, इखलाकियात हैं, उनको बालाए ताक रख देता है, हत्ता कि अपनी इज्जत नफ्स भी खोने के लिए तैयार हो जाता है। तो देखो ना कि पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लो, कितने हमारे हुक्मरान हैं, कितने वज़रा हैं। मेरा ख्याल है कि अगर हम अपनी उंगलियों पर गिनने शुरू करें तो हमारी ये 10 उंगलियां ज्यादा पड़ जाती हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी इज्जत नफ्स को कुर्बान नहीं किया और इक़्तिदार को कुर्बान कर दिया? कितने लोग होंगे? 5-10 लोग हैं यार। वैसे इसमें सिर्फ वो जो हुक्मरान होते हैं ना, उनका ही कसूर नहीं होता। वो जो इर्द गिर्द जो रौला डालने वाले लोग होते हैं ना, डंडे मारने वाले, पीछे हट जाओ, साहब आ गया, साहब आ गया, खबरदार आओ, उधर ना जाओ, आगे आगे, बिल्कुल ये जो करने वाले वो भी दिमाग, वो सही दिमाग खराब, वो ज्यादा दिमाग खराब करते हैं। इसलिए मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपना सिस्टम ठीक करना चाहते हैं तो सिर्फ ये हुक्मरानों का जो मनसब है इसकी इक़्तिदार की चमक नहीं, बल्कि सरकारी अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स देख लो, क्यों जब एक 21वें 22वें ग्रेड का अफसर रिटायर होने लगता है तो उसकी क्यों ख्वाहिश होती है, क्यों वो मरा जाता है कि मुझे 1 साल की एक्सटेंशन दे दी जाए? इसलिए कि जो उसको इख्तियारात हासिल होते हैं, जो उसकी जिंदगी जिस डगर पर चल निकलती है, वो उसको एक दिन के लिए भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। पॉइंट मेरा सिर्फ इतना है कि अगर आप अपने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं और करप्शन का खात्मा चाहते हैं तो उसके लिए आप ये काम करके देख लें कि इक़्तिदार की लज्जत और चमक को कम कर दें। हाँ, ऐसे कौड़ी दवाई बना दें जिससे सिर्फ सेहत ठीक हो, मजा ना आए। यार मैं तो जब वजीर आज़म की सिक्योरिटी देखता हूँ तो ईमान से मेरे ज़हन में आता है कि यार ये वजीर आज़म बेचारा मुंह कैसे धोता होगा। मुंह पे पानी फेंकते हुए इसको डर तो लगता होगा पीछे से सिक्योरिटी ना पकड़ ले, वजीर आज़म ने मुंह पे पानी छुटी। हाँ, यहाँ पे तो ऐसा खुशामदी होता है हमारे हुक्मरानों के इर्द गिर्द, वो तो ये तक कहने के लिए तैयार होते हैं कि सर ये ले खाना, आप किसी का जूठा खाते नहीं वरना मैंने चबा के पेश कर। अच्छा, ये जो इक़्तिदार की चमक दमक में गिरफ्तार होने का अलमी है, हमारे यहाँ ही है या 1-2 और मुल्कों में होगा? बाकी मुल्क तो आजाद है इससे। हाँ, ये यूरोपियन कंट्रीज और दूसरे जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहां पे हुक्मरान जो है वो आम लोगों के अंदर खड़े सब्जी खरीद रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं, साइकिल पे बाजार जा रहे होते हैं, इसलिए उनको इक़्तिदार छोड़ना मुश्किल नहीं लगता। उनके लिए एक जिम्मेदारी होती है। हाँ, बड़े आराम से वो निकल जाते हैं। यार ये अपना ये बरतानिया का जो वजीर आज़म था, आखिरी दिन अपना टैची उठा के रेलगाड़ी में बैठ के निकल गया था। टोनी ब्लेयर, यार देखो कितना अच्छा मेरा दोस्त था, मुझे उसका नाम ही भूल गया। इक़्तिदार से जो अलग हो गया। आज जो इक़्तिदार से चला जाए मुझे उसका नाम पता नहीं क्यों भूल जाता। अभी कल परसों मैं अपने दोस्त से बात करते हुए कह रहा था कि यार मेरे मुर्शिद पाक है ना, वो जो अपना राजा अब्दुल कादिर गिलानी, उसने मुझे जोर से दिलत्ती मारी, कहता है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी। फिर मैंने तमाल डाली, मैं सदके जाऊंगा अपने मान से, मेरी तमाल ही अड़ गई। एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है हमारे साथ रहेंगे। यार ये मुर्शिद वाली बात काट देना, मुर्शिद नाराज ना हो जाए।
बिजली की इजाफी पैदावार के बावजूद वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का तवील लोड शेडिंग पर इजहार नाराजगी। यार इजाफी पैदावार कौन सी है? बनाई है यार, अयाफी बिजली बनाई है गवर्नमेंट ने, अभी ना हनन सुना शुरू कर दिया। रमजान पैकेज दिया है गवर्नमेंट ने अवाम को। कौन सा पैकेज दिया है यार? बकायदा उन्होंने पैकिंग की है उस पैकेज की। एक लिफाफे में 4 खजूरें, साथ एक शापर में थोड़ा सा फ्रूट चाट, एक छोटे शापर में दही पल्लों का भी इंतजाम किया, साथ एक शापर में बिजली दी है, पूरा पैकेट बना के दिया है। कहाँ वो बिजली वाला शॉपर? यार बस वो पैकेज में से निकालना पड़ गया ना वो वाला शापर। वो बिजली वाले शापर को तारे लगाते हैं तो शापर पाड़ जाता है। ये स्यापा पड़ा हुआ है, वो तजर्बा कामयाब नहीं हो रहा। शापर नहीं ऐसा मिल रहा या तार नहीं ऐसी मिल रही जड़ी लोग लगा के शापर में वाड़ी जाए। बहुत अमान से परेशान है गवर्नमेंट, बल्कि राजा परवेज अशरफ साहब को तो गुस्सा ही इस बात का चढ़ा हुआ है कि यार इतनी लोड शेडिंग कर दिया तुम लोगों ने रमजान में, मेरा भी तुम लोग रिकॉर्ड तोड़ने तुर पड़े हुए हो। अच्छा, इसलिए नाराज हो रहे हो? चढ़ता है यार, गुस्सा क्यों नहीं चढ़ता? जब तेंदुलकर ने शहीद अनवर का डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ा था तो उसे गुस्सा नहीं था चढ़ा? शहीद अनवर गुस्से से लाल सुर्ख पीला हो गया था। वजीर आजम को छोटा बंदा तो नहीं ना होता, पूरी दुनिया का नंबर 1 नहीं याद अजय बाती हो गया, पाकिस्तान का नंबर 1 इंसान होता है वजीर आजम। नंबर 1 कह दो, काफी है। नंबर 1 इंसान आगे लिखना पड़ता है, खाली जगह छोड़ना रिस्की होता है, तुम्हें नहीं ना पता? हमको नंबर 1 मोटरसाइकिल लिख जाए आगे, फिर गुस्सा तो उनको चढ़ना के मेरा रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं ये लोग। हद हो गई है यार। ऊपर से देखो ना, ये जो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं अहमद मुख्तार साहब वजीर पानी व बिजली, ये भी वजीर आजम के उम्मीदवार थे। अगर राजा साहब का रिकॉर्ड तोड़ दिया तो इसका मतलब है अगले वजीर आजम फिर ये होंगे। इस बात का भी तो राजा साहब को गुस्सा चढ़ना है कि मेरे वाली सीट ये काबू करने के लिए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। वैसे तुम ये देखो कि बेशर्मी या बेहिसी की इंतहा है या नहीं। रमजानुल मुबारक से चंद दिन पहले वजीर पानी व बिजली ने, रहमान मलिक ने और इनडायरेक्टली वजीर आजम साहब ने भी ये बयान दिया था ना, किस कदर यकीन के साथ ये फरमाया था कि लोड शेडिंग रोजों में खत्म हो जाएगी, फिर अपोजिशन के पास एहतजाज का क्या जवाब रह जाएगा। लोगों ने कहा था कि यार इस कदर यकीन के साथ कह रहे हैं, इलेक्शन सर पे हैं, तो इस बार इनके बयान पर एतबार कर लेना चाहिए। यार रहमान मलिक साहब ने तो कहा था कि रमजान में हमने लोड शेडिंग खत्म कर देनी है। अब शहबाज शरीफ अपने एहतजाजी कैंप में कोई और चीज बेचनी शुरू कर दी। हाय हाय, अपने बयान देखें और अपनी कारकर्दगी देखें, फिर आप कहते हैं कि जी कॉमेडी शो में मेरा रिकॉर्ड लगाया जाता है। यार आप खुद गौर करें, जब आप नए नए आए थे आपके बाल आगे थे और मुंह पीछे था। इस तरह के गलत और झूठे वादे कर करके आपके बाल पीछे चले गए और मुंह आगे आ गया। यार तुम ज्यादा ही तपे हुए हो। खैर है यार और तो करो जरा, खुदा का वास्ता है, इतनी गर्मी में रोजा रख के लोड शेडिंग भुगतना को आसान काम है? अल्लाह माफ करे, ईमान से जान निकल जाती है। अल्लाह पाक जी आप ही मौसम ठंडा कर दें, ये हुकूमत ने तो सिर्फ बयान ही देने हैं, बिजली नहीं देनी। वजीर आजम स्विस हुकाम को खत नहीं लिख सकते, वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं, कोरा जवाब। ये अदलिया के एहतराम की एक और मिसाल है। यार वैसे हद हो गई है, ये हुकूमत वाले क्यों नहीं खत लिख रहे यार, ये क्या हो गया? यार उनका मौकफ ये है कि खत लिखकर हम सदर को बैनुल अक़वामी सतह पर बदनाम नहीं कर सकते। यार मगर ये तो देखें कि अदलिया के एहतराम को भी रोल रहे हैं और जमहूरियत का भी वकार खराब कर रहे हैं। लिख दे खत, इसमें क्या और क्या? लिख दे खत, तुम बता दो। यार लिख के खत गलत पते पे भेज दे। अच्छा, नंबर 12 की जगह 21 लिख दे, बाद में कह दें कि याद नहीं रहा, 2 इधर डालना था कि 1 इधर डालना। या इस तरह करेंगे कोई गलती लिखाई वाले बंदे से लिखवा ले, अगले को समझ ही ना आए। किसी डॉक्टर से लिखा ले, डॉक्टर आसम से लिखा ले, डॉक्टर की लिखाई तो समझ ही नहीं आती। ऊपर से चौरी शुजात साहब बैठ के उनको लिखाएं। लिखाने वाले की लिखने वाले को समझ ना आए, लिखने वाले की आगे पढ़ने वाले को समझ ना आए। वो स्विस हुकूमत खत लेके मेडिकल स्टोरों पे फिरती रहे, मैं काका दवाई है तेरे को ले।
वो आगे से गए, अम्मा जी की तकलीफ है आपको? पुत्र मैनू नहीं को तकलीफ है, ये पाकिस्तानियों ने नुस्खा भेजा है, दवाई मंगवाई है। पाकिस्तानियों ने? अम्मा जी ये देसी दवाई हम नहीं रखते, यूनान के किसी मेडिकल स्टोर से ले। ऑर्गेनाइजर्स के इसरार पर लेजेंड हिंदुस्तानी अदाकार अमिताभ बच्चन ओलंपिक मशाल लेकर दौड़ेंगे। ये इंडियन एक्टर अमिताभ बच्चन जी ओलंपिक के मशाल लेके दौड़ेंगे? जी। लो जी, ये मशाल रास्ते में 3-4 दफा बुझनी है। क्यों? यार उसका कुछ छोटा कद है, 78 फुट 37.5 इंच 55 सेंटीमीटर तक कद है उसका, और वो भी आज तक। मशाल अभी कल उसने उठानी है, कल और बढ़ जाएगा कद। हाँ, वो तो घंटियों के हिसाब से कद बढ़ रहा है उसका। फिर ऊपर से उसने ऐसे मशाल उठा के हाथ से सीधा करना है। मशाल ने जहां पहुंचना है वहां तो वैसे ही बर्फबारी होती रहती है। ट्विन टावर के बाद लंबा तरीन इंसान है अमिताभ बच्चन। इंसान है। हाँ, अमिताभ बच्चन का तो इतना लंबा कद है, दूर से जा ही आ रहा हो ना तो जिया बहादुरी शोर मचा देती है। मीतू जा आउंडी कान फाड़ ला, मीतू उतरिया कान फाड़ ला, वे मेरे नहीं अपने फाड़, छित कर कान फाड़। पहुंच गई फाड़ ला कान। लो तुम ये अमिताभ बच्चन को ओलंपिक मशाल लेकर दौड़ने दो, ओबामा थाने ना पहुंचा तो तब कहना। ओबामा का क्या ताल्लुक है? उसने जाके भाई जी कहना है, पर्चा दर्ज करें जी, अदाकार अमिताभ बच्चन मशाल लेके दौड़ गया है। नाज़रीन, खबरों और तस्वीरों पर तबसरा जारी है, लेकिन वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। चलें जी साहब, अब आपका तबसरा सुन लेते हैं जो व्यूअर्स ने तस्वीर भेजी है उन पर। जी हाँ। ये देखें पहली तस्वीर। ये क्या? कैमरे वाला मोबाइल है यार। यार ये तो मुझे पता है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये मेरे मोबाइल की तस्वीर किसने दी है आपको? यार वो आड़ू ग्रेनेड ने कैमरे वाला मोबाइल लिया ना तो मुझे दिखा दिखा के जलाता था। मेरे पास सादा मोबाइल था, उसमें से आवाज बड़ी मुश्किल से आती थी, तस्वीर कहां से आती। एक पुराना कैमरा भी मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने रस्सी ली और कैमरे और मोबाइल को बांध लिया आपने। जाके मैंने भी दिखाना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये देखो कैमरे वाला मोबाइल। अब मैं उसकी अगर तस्वीर खींचता हूं तो हेलो की आवाज आ जाती है, अगर मैं हेलो कहता हूं तो आगे से तस्वीर खींची जाती है। सिस्टम नहीं बन रहा, कैमरे वाला मोबाइल बन गया। टेक्नोलॉजी नहीं है तुम्हारे पास, बाकी सब कुछ है। इसके वैसे 2 फायदे हैं। इसको आप कैमरे वाला मोबाइल भी कह सकते हैं और मोबाइल वाला कैमरा भी कह सकते हैं। वाह। इसी बात पे अगली तस्वीर हो जाए। ये लें जब ये देखिए, फेसबुक के ऊपर ये तस्वीर बड़ी डिस्कस हो रही है। लोग कह रहे हैं कि फेसबुक एक ऐसी एडिक्शन है जिसमें एंटर होने का रास्ता है पर एग्जिट का कोई नहीं। ओए होए होए, ये फेसबुक वाकई बहुत बड़ा नशा है भाई। ये फेसबुक इस्तेमाल करने वालों के बच्चों के फेस तुमने देखी है, छोटे छोटे हो जाती। वो बच्चे घट और चाऊ से ज्यादा लगने शुरू हो जाते। चाऊ देखा तुमने? चाऊ सारा दिन ऐसे बैठा रहता। बंदा किसी को पूछता है ना हाउ आर यू, चाऊ कहता है चाऊ आर यू। मत मारी जाती है ईमान से बच्चों की फेसबुक इस्तेमाल कर कर। और ये फेसबुक पर स्टेटस अपडेट करने की तो इतनी बड़ी बीमारी फैल गई हुई है यार, बाथरूम में बैठ के स्टेटस अपडेट कर रहे होते। अब तो ईमान से लगता है कि फकीर भी फेसबुक इस्तेमाल करते हैं और चौक में खड़े होकर अपना स्टेटस अपडेट कर रहे होते हैं। आई एम मंगिंग इन लिबर्टी मार्केट, नाउ आई एम गेटिंग 5 रुपीज इन लिबर्टी चौक, नाउ अ वुमन सेइंग मी बाबा माफ कर। अब तो क्लासरूम में कोई टीचर कहता है ना ओपन योर बुक्स तो फेसबुक खोल लेते। अच्छा जी साहब, अपनी पुलिस की तौनों को रोते रहते हैं ना, जरा ये स्लाइड शो देखिए। दिखाएं जनाब। ये लें। ओए होए जबरदस्त। हाय ओ मेरे हैं या अल्लाह खैर। लोग मुंह मथे लगते हैं, ये पेट मथे लग रहे हैं। ओए होए होए होए। ओह माय गॉड। यार इस हिसाब से हमारे जो पुलिस वाले हैं वो तो बहुत स्मार्ट लोग हैं। हेलो वो देखे। ओए होए होए वो देखो, पहले ही माशाल्लाह कमाल फैली हुई है और ऊपर से मजीद खा रही है।
ओए होए 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 होए, ये पुलिस वाला है कि कोई नवे डिजाइन का मेज बना हुआ है। ये बाहर के लोगों की पुलिस देख के तो लगता है कि हमारी पुलिस को ग्लूकोज की बोतलें लगनी चाहिए। हाय 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 अल्लाह लोग के, ये स्लाइड शो नहीं है, ये पंजाब पुलिस की दरखास्त है अपने आईजी साहब को। अच्छा आईजी पंजाब ने कहा ना अपने अफसरों को कि पेट कम करें, जी, जी। तो वो अफसरों ने बेचारों ने पेट कम करने की बजाय ये तस्वीरें इकट्ठी की हैं आईजी को दिखाने के लिए कि आईजी साहब है देखो दुनिया कितने पहुंची। आप कह रहे हैं कि हमारे पेट बड़े हैं। मैं किसकी पुलिस में स्मार्टनेस तलाश करूं? तमाम शहर ने फैलाए हुए हैं टेढ़। आप हमें कह रहे हैं कि 38 इंच की कमर करें? ये देखे 38 फुट की कमरे हैं, बल्कि कमरे हैं। अच्छा जी, अगली तस्वीर देख लें। हाँ जी दिखाएं। ये लें। ये क्या है जी? यार बेचारे वापडा एहलकार है, बिजली ठीक करते हुए वो वक्फे के दौरान तारों पे ही सो गए। हाय 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 हाय, बापडा वालों को भी अब पता चल गया कि सत्य ही खा रहे हैं। साथ तकिया शकिया खेस लेके चढ़ते हैं ऊपर बेचारे। अगर रात पड़ गई तो उधर ही सो गए, उनको पता है अब कौन सा तारों में बिजली आनी। हाँ हाँ, पहले करते थे बेचारे, प्लास के साथ तार छीलते थे, अब तो मोटी तारें पकड़ के गन्ने की तरह छील रहे हो। बल्कि छील के कितनी देर तार चूसते भी रहते हैं कि शायद बिच रहो हो गए, बिजली तो है कोई। बल्कि अब तो अपने अफसरों को कह रहे होते हैं कि सर सियालकोट दियां पोनियां तारा मंगाओ, उन्होंने छिलन का बहुत मजा आता है। वाह वाह वाह। अब तो 4-4 बंदे ट्रांसफार्मर पे बैठ के रोटी खाना शुरू कर देते हैं, और रोटी खाने के बाद उधर से 220 वोल्ट की तार पकड़ के दंद खलाल शुरू कर देते हैं। ये जब रोजे शुरू हुए तो 1-2 दिन नहीं बैठे कि शायद अहमद मुख्तार ने कह दिया लोड शेडिंग नहीं होगी तो वाकई बिजली आना जी। फिर तीसरे दिन उन्होंने कहा कि नहीं ये सोने हो एवं गल्ला ही बनी है जी। फिर अहमद मुख्तार भी राजा ही निकले है जी, आओ बैठो कड्डो ताश हो जाओ शुरू। चलिए तस्वीर देखें अजीज साहब। ये क्या है जी? अजीज साहब, ये ऊपर वाली तस्वीर शादी से पहले की है और नीचे वाली शादी के बाद की। ओह, बिफोर मैरिज Yes. आफ्टर मैरिज। जी जी। तेरा बिफोर मैरिज देखो, बंदा आगे होके चला रहा होता है स्कूटर, उसके बाद देखो बेचारा कैसे पीछे को टंगा हुआ। शादी से पहले देखो स्पोर्ट्स मॉडल मोटरसाइकिल और गाने गाता फिर रहा है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या होगा किसने जाना। ये होगा ये जो नीचे नजर आ रहा है। ये होगा। अल्लाह माफ करे। हाय हाय, ये 7 बच्चे लेके बंदा बेचारा ओही मोटरसाइकिल को 10-12 जगह टाकियां बांध के जा रहा होता है। वो स्पोर्ट्स मॉडल जो बेचारी मोटरसाइकिल होती है वो फिर रस्सियों और टाकियों की स्पोर्ट्स से चल रही होती है, और बंदा गाना गा रहा होता है, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया के दिल करे हाय आए, कोई तो बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार ये जो कि रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है और इसकी एक्टिविटीज जो है वो यार हटके होती हैं, यानी रूटीन से बंदा यार चेंज आता है, इसलिए इसमें कुछ बातें तहजीबियां ऐसी नजर आती हैं जो जिनका जिक्र करना मेरा ख्याल है अभी बहुत जरूरी है। फिर आगे सारा महीना पड़ा हुआ है, जरा हम लोग फिर एहतियात करेंगे, जरा याद करना है, बताना कि अल्लाह माफ करे, हमने भी याद ही करना होता है, हम खुद भी उसमें शामिल होते हैं। सही। ये यार ये सहरी के वक्त, सहरी का खाना खाने के बाद जब फजर की नमाज के लिए हम जाते हैं मस्जिद में, और फिर अफ्तारी करने के बाद जब हम मस्जिद में मगरिब के लिए तशरीफ लेके जाते हैं, इन दोनों नमाजों के दौरान जो नमाजी हजरात होते हैं, वैसे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम भी होती है कुछ बुजुर्गों की, मगर इन नमाजों के दरमियान एहतियात भी हम नहीं करते और हम बहुत जोर जोर से डकार मार रहे होते हैं। हाँ नहीं बिल्कुल, बाज लोगों के लिए शायद मुश्किल होता और डकार कंट्रोल करना, लेकिन कम से कम ये तो किया जा सकता है, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। ये जरूरी तो नहीं कि मैग्नीफाई किया जाए उसको। हाँ, मुंह के आगे हाथ रखना, हाथ रखा जा सकता है। लो जी, जो दूसरी बात है ये भी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ
वो भी मस्जिद के हवाले से ही है। वहां पे हम एक बेहतियाती कर जाते हैं अक्सर मस्जिदों में, बल्कि हर मस्जिद में तकरीबन वो अफ्तारी के वक्त सामान आता है। वहां हम बैठ के जब रोजा अफ्तार करते हैं जो लोग मस्जिद के अंदर, उनको चाहिए कि बड़ी मेहरबानी के साथ बहुत एहतियात किया करें कि सफ़ों के ऊपर कोई चीज खाने पीने की ना करें। बिल्कुल। क्योंकि उसके बाद जब नमाजी आके उधर सफ़ों पे नमाज पढ़ते हैं, जहां कोई चीज गिरी हो वहां पाँव आए या माथा लगे तो उसके साथ चिपक रहा होता है और बहुत बुरा फील हो रहा है। वैसे भी रिस्क का एहतराम करना चाहिए हमें। रमजानुल मुबारक के हवाले से एक और बदतहजीबी देखने में आती है, बल्कि बहुत ज्यादा देखने में आती है। इफ्तार के वक्त जल्द से जल्द घर पहुंचने की जो दौड़ है, यानी उस दौड़ में हम रोजे के तकद्दुस को भी पामाल कर देते हैं। एक दूसरे को हम बाकायदा ओवरटेक करते हुए, बाकायदा यूं लगता है जैसे हम धक्कम पेल में शामिल हैं। हम बिल्कुल ये भूल जाते हैं कि जिस वजह से मैं जल्द घर पहुंचना चाहता हूं, जो साथ वाला मेरा है, गाड़ी वाला, मोटर बाइक वाला, पैदल साइकिल वाला, वो भी यानी इसी कश्मकश में है ना कि वो भी जल्द घर पहुंचना चाहता है। उसका भी उतना ही हक है, उसकी भी उतनी ख्वाहिश है कि वो भी अपने घर में रोज़ा इफ्तार करें। उस वक्त अगर हम थोड़े से डिसिप्लिन का मुजाहरा कर लें तो हम तमाम लोग हम अपने घरों में यानी वक्त पर पहुंच सकते हैं। और अगर ऐसा करना मुश्किल है तो फिर हमें चाहिए कि हम अपनी मंजिल की तरफ जरा थोड़ा सा पहले रवाना हो। अल्लाह आपकी खैर करे। ये जो बात आपने की है बिल्कुल ठीक किया आखिर में, चूंकि अफ्तारी की जल्दी जो है ना, जल्दी करना अफ्तारी के लिए बंदोबस्त और दौड़ना भागना, ये तो अल्लाह ताला को अच्छा लगता है, मगर उसमें डिसिप्लिन कायम रखना चाहिए। बदतहजीबी नहीं करनी चाहिए किसी को ओवरटेक करते हुए या खुद जल्दी पहुंचने के चक्कर में दूसरे को बेचारे को पीछे को नहीं धकेलना चाहिए। सबके साथ इज्जत और प्यार के साथ उस वक्त। और अगर आप इफ्तार पर कहीं पहुंचने में लेट हो जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि आपने दूसरे को मौका दिया है कि वो अपने घर में इफ्तार कर ले, तो मेरा ख्याल है कि आपके सवाब में इजाफा हो जाएगा। हाँ, और सवाब हासिल करने की बजाय, अल्लाह माफ करे, अल्लाह सबको माफ फरमा दे, हम गुनाह हासिल कर रहे होते हैं, सड़कों के ऊपर एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ रहे होते हैं और गाली गलोच कर रहे होते हैं, जबकि वही ऐसा टाइम होता है जो अल्लाह ताला से दुआ मांगने का टाइम होता है, इस्तगफार करने का टाइम होता है, कबूलियत का वक्त। हाँ, दुआओं की कबूलियत का टाइम हम लड़ झगड़ रहे होते हैं। अच्छा सर, यही जिस डिसिप्लिन का जिक्र हम ट्रैफिक के ऊपर कर रहे हैं, रोड्स पे कर रहे हैं, उसी चीज का मुजाहिरा हमें अक्सर शॉप्स पे, दुकानों में जहाँ पे खाने पीने की अशिया मिलती हैं, वहां पर देखने में आता है। एग्जैक्टली। अगर हम सिर्फ थोड़ी सी एहतियात कर लें और क्यू बना लें तो शायद हम पेमेंट भी टाइम पे कर लेंगे, हमें हमारा सामान भी वक्त पे मिल जाएगा और हम अफ्तार भी घर में आराम से बैठ के कर लेंगे। लेकिन वहां पे इतनी धक्कम पेल होती है कि आप पेमेंट भी नहीं कर सकते, काउंटर पे जाकर कोई चीज भी आपको नहीं मिलती। बहुत अच्छी बात है, जहां पे रश हो वहां पे फौरन क्यू बना लेना चाहिए। PML क्यू नहीं, सौदा लेने वाला क्यू। हाँ जी, लाइन बना लें प्रॉपर। रमजानुल मुबारक के हवाले से एक और रवैया देखने में आता है कि हमें तो बहुत रोजा लगता है खुद, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे मुलाजिम ने भी तो रोजा रखा हुआ है, जिससे हम गधे की तरह काम लेना चाह रहे हैं, उसको भी तो बेचारे को रोजा लगता होगा। ये होता है या नहीं होता? हाँ हाँ, मुलाजिमीन का भी उस वक्त ख्याल करना चाहिए कि अगर इन्होंने भी रोजा रखा हुआ है तो इनको भी सहूलतें दी जाए। और सहूलतों के अलावा जब खास तौर पर सहर और इफ्तार के वक्त खाना देते हैं, उस वक्त अगर आप 11 महीने इस बात का ख्याल नहीं करते तो एटलीस्ट मेरा ख्याल है कि रमजान के दौरान सहर और इफ्तार के वक्त तो उन्हें वही सहर और इफ्तार मुहैया किया जाए जिससे हम खुद फैज़याब होते हैं। ऐसे ही। आज जो लोग ऐसे नहीं ना करते, उनके पेट में बड़ी दर्द होती है। अच्छा सर, बीइंग अ वुमन, मैं एक बदतहजीबी का जिक्र करना चाहती हूँ। अक्सर ये होता है कि जब खातून खाना सहरी बनाने के लिए जाती है तो वो घर में उसकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि उसने घर के बाकी अफराद को भी उठाना है सहरी के लिए। बिल्कुल। लेकिन ये अमल वो एक दफ़ा नहीं करती, उसे 3-4 दफ़ा करना पड़ता है एट ए टाइम। जब वो किचन में खाना बना रही होती है, सहरी तैयार कर रही होती है, और दूसरी जगह पे भाग भाग के वो जाके बाकी अफराद को उठा रही है। की डबल ड्यूटी। एग्जैक्टली। तो मर्दों को थोड़ा एहसास करना चाहिए कि वो कम से कम पहली आवाज पे उठ जाए, या ये ड्यूटी अपने सर ले लें कि उठना भी उन्होंने खुद और बाकी सबको भी उन्होंने उठाया। चलो अच्छा किया आपने डिस्कस कर दिया। वैसे आपने ये नामुमकिन सी चीज डिस्कस की। क्यों? ये बार बार ही उठाना पड़ता है भाई जी, या फिर तुम्हारी परजाई वाला नुस्खा इस्तेमाल करें। वो क्या है? दमदमे का एक बाजा है, बहुत जोर से बजता है, वो उसने रखा हुआ कान के करीब आगे, इतनी जोर से वो बाजा बजाती है कि अमान से मैं पुड़क के मंजी से नीचे जा गया। या अल्लाह खैर, पता नहीं क्या हो गया। गुड आइडिया। नाज़रीन, यह वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का।
नसरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मोहल्ले के फल फरोश जनाब इनायत साहब। अस्सलाम वालेकुम। पेड़े चमन दे। वैसे अगर आप मुझे आज फल फरोश ना कहते तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि आजकल तो हमारी सुनियारों से ज्यादा इज्जत है। अनायत सुनियारा कह देते तो जरा अच्छा लगता। लेकिन इनायत साहब, बेचते तो आप फल ही है ना? हाय सदके जामा फल। कितनी देर हो गई है फ्रूट मार्केट गए हुए? मुझे कोई हो गया होगा महीना। नहीं, उस वक्त हम फल फ्रूट ही बेचते थे। ये रोजों में चक्कर लगाएं जरा जाके फल फ्रूट की दुकानों का। हजूर 21 कैरेट के सेब, हाय 18 कैरेट की खजूरें। कल एक गाहक मेरे पास आया, मुझे कहता भाई जी केले कहाँ हैं? मैंने कहा शोकेस में पड़े हुए। बेहोश होकर गिर गया। कहता जनाब केलों को इतनी इज्जत किसने दी है? मैंने कहा गवर्नमेंट ने। कहता जी क्या मतलब? मैंने कहा जी गवर्नमेंट अगर गौर करे तो केला ना इतना सर पे चढ़े। मैं माफी चाहता हूँ, शुरू में ही आपने बात कुछ और कर दी। मैं चाह रहा था कि सबसे पहले तमाम देखने वालों को और आपको ईद मुबारक कहूंगा। ईद मुबारक। ईद में अभी 24 दिन पड़े हुए हैं। वो आपकी ईद को, हमारी ईद शुरू हो गई हुई है। ये जो 6 दिन पहले चांद नजर आया था वो आपका रमजान का था, हमारा ईद का था। रमजान के चांद के बाद हमारी रोज ईद होती है। आप तो रमजान में दुआ मांगते हैं ना, या अल्लाह गुनाह बख्श दे। हम पूरा रमजान दुआ मांगते हैं, या अल्लाह रमजान को तूल बख्श दे। यार वैसे ये रमजान 6 महीने का नहीं हो सकता? रेट जो ये डबल कर देते हैं। Exactly. सिर्फ रेट नहीं जी, पेट भी। और रेट के अलावा ज्यादा फल फरोश को फायदा रमजान में ये होता है कि 2-2, 3-3 महीने पुराना पड़ा हुआ फ्रूट निकल जाता है। और खजूर तो 2-2.5 साल पुरानी भी जो पड़ी होती है ना, वह भी खुशी से दौड़ के गाहक के शापर में घुस जाती है। अच्छा। हाँ जी, खजूर तो रमजान के महीने में वो भी बिक जाती है जिसके ऊपर कुल भी पड़े जा चुके होते हैं। आप रमजान में गला सड़ा फ्रूट भी बेच देते हैं? ना बहन जी, गला सड़ा फ्रूट अनायत कभी नहीं बेचता। अच्छा। मैं तो घर ही गला सड़ा फ्रूट सारा निकाल के अलहदा कर देता। माशाल्लाह। नहीं, ये तो आप बहुत अच्छा करते हैं। इससे तो बहरहाल कारोबार में बरकत पड़ती है। ऐसी बरकत जनाब, उसी गले सड़े फ्रूट की चाट बना के छोटा बेटा बेचता है। आप यकीन करें, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा रेडी पे खड़ा होता है फारग। और जो ज्यादा गला सड़ा फ्रूट होता है जिसकी चाट भी नहीं बनती, उसका सबसे छोटा बेटा जूस निकाल के बेचता है। उसको और बरकत पड़ती है। आप यकीन करें, इस महीने में तो लोग उससे जग परवा के ले जाते हैं। आपको आगरा से डर नहीं लगता? लगता है जी, इसीलिए तो मैंने बेटे को कहा हुआ कि बेटे जूस में स्ट्रा लगा के गिलास को टिश्यू लगा के दिया कर। मैं तो बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि बेटे गाहक की और फल की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। अच्छा। दोनों की बड़े एहतियात से छील उतारनी चाहिए। और फिर आप तो जानते हैं कि गले हुए फल की छील उतारना और किसी शेख साहब की छील उतारना बड़ा मुश्किल काम। मैं तो ये भी बच्चों से कहता हूँ कि बेटा फल अगर गल सड़ मर जाए उसकी कदर करो, फेंको ना। उसमें से कुछ ना कुछ निकाल के बेच दो। हर चीज आप बेच देते हैं। चलो ये बात तो, लेकिन ये बताएं कि कीमतें क्यों आसमान से बातें करने लगती हैं? तो ये कीमतों से पूछे ना, मैं तो साथ वाली रेडी से नहीं बात करता। कीमतें अगर आसमान से बातें करती है तो उनसे पूछे। ओ भाई जी, सीधी सीधी बात है, ज़हीरा अंदोजी। हाँ, रमजान आने वाला होता है। जो आड़ती, जो दुकानदार, जो आगे गाहक, आप लोग भी उसमें शामिल हैं। कैसे? सब ज़खीरा अंदोजी करने में तुल जाते हैं। आड़ती अलहदा ज़खीरा अंदोजी कर रहा होता है, दुकानदार अलहदा दुकान भर लेता है कि रमजान आ रहा है, लुट लूंगा लोगों को। और लोग भी आप जैसे जो बाऊ हैं, टाई शाई पैंट कोट वाले, गाड़ी गुड़ी वाले, वो भी ज़खीरा अंदोजी में शामिल होते हैं। वो आगे 10-10, 15-15 किलो की एक आइटम तुलवा लेते हैं। गरीब आदमी जो बेचारा आधा किलो लेने के लिए आता है, वो पिस जाता है। जब माल ही नहीं बचता, थोड़ा सा रह जाता है, तो फिर हम अपनी मर्जी का रेट लेते हैं। हमें जब पता जो है कि 15 किलो बहुवरी ले गए हैं, अब पीछे सिर्फ 2 किलो पड़ा हुआ है, तो दिन भी सारा पड़ा हुआ है,
फिर वो 2 किलो जो है उसको हमने अपनी मर्जी से अपने रेट से बेचना है ना। लेकिन बहरहाल ये है तो ज्यादती ना यार। ज्यादती किस बात की जी, आपके पैर से साइकिल गुजार दी है मैंने। यार मेरा मतलब है रमजान के महीने में जेबें भरते हो। हाय हाय हाय, यानी आप लोग अपनी फ्रिजें भर ले, हम अपनी जेबें ना भरे। हाय हाय। आप अमीर लोगों को भी फ्रूट खरीदते हुए गरीबों का ख्याल करना चाहिए ना। आप भी तो रमजान में फ्रूट ऐसे खरीद रहे होते हैं जैसे आखिरी फ्रूट है, रमजान आज खत्म हो जाना है, आज ही खा लेना है जो खाना है। अल्लाह जानता है, पेटी में से आम ऐसे उठाते हैं जैसे दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। गेंद गेंद जितना बड़ा आलू बुखारा उठा के कह रहे होते हैं कि यार इससे बड़ा नहीं पड़ा हुआ। मैं तो कहता हूँ कि भाई जी कर ले जाइए, जरा सवेरे ग्राउंड में सैर सूर कराया करें, बड़ा हो जाएगा। अंगूर का जरा सा लंबा दाना देख के ये अमीर लोग कह रहे होते हैं कि यार आज ही सारा तोल दे, कल छोटा ना हो जाए। बंदा पूछे कल सुमड़ जाना है, जेड़ा अंगूर बड़ा हो गया वो हो गया, वो फौत तो हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता। फ्रूट खरीदते हुए तो अमीर आदमी ऐसा लालची हुआ होता है। ये कुछ दिन पहले एक बेवकूफ सा अमीर बंदा मेरे पास आया, केला पकड़ के कहता ये चितरी वाला नहीं है, चितरी वाला नहीं है। मैंने कहा जी अभी चितरी पड़ जाती है। मैंने कहा इधर दे। मैंने केले पकड़ाए छोटे को, मैंने कहा बेटा उधर से मारकर पकड़ो, फटाफट केले पे चितरी डालो। और ऐसा साई आदमी बैठ गया, कहता पुत्र जरा जल्दी पा दे चितरी, रोदा खुलने वाला जल्दी कर देना मेरा पुत्र। चितरी ना हो केले से मजा नहीं आता केले का, चितरी वाला केला कमाल होता है, चितरी वाला। उधर से गरीब गाहक भी हमारे लिए उतनी बड़ी टेंशन होता है। एक पा आलू बुखारा खरीदने के लिए 1.5 घंटा 6 दुकानें वो फिरता है, और जब खरीद लेता है 10-15 कदम जाने के बाद वापस आके कहता है यार सड़क पे रश बड़ा है, शापर डबल कर दे मेरा भी। और मैं क्या तू आलू बुखारा डबल करा, तू शापर डबल कराउन दे। पा आलू बुखारा तो शापर डबल। और मैंने कहा आलू बुखारे ने खंजर पकड़ा हुआ है, शापर पाड़ जाने। ऐसा ही एक गरीब आदमी ये पहले रोजे दुकान पे आया है, मुझे आके कहता है जी अम्ब किस तरह है। मैंने कहा जी 100 रुपए किलो। कहता है 100 रुपए किलो। वो मैंने कहा इतना हैरान क्यों हो रहे हो लंगड़ा है। आगे से कहता है भाई जी तू दूजी लत भी ला ले, मैनू 50 रुपए किलो दे दे। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।